दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई आइडिया, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पहले पढ़ ले, उसके बाद ही आगे बढ़ें। मैं उसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें आपका समय व्यर्थ होता है। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जो 1 रुपये से कम मूल्य की है और कंपनी बिल्कुल पेनी नहीं, महापेनी स्टॉक कह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, फंसने वाले हैं। जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या यह मल्टीबैगर बन सकता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे जो स्टॉक होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक फंसते हैं, छोटे छोटे निवेशक फंसते हैं और उनमें उनका पैसा बर्बाद होता है। लेकिन कई बार ऐसे ही स्टॉक बहुत सारे मल्टीफोल्ड हो जाते हैं और वो निवेशकों को माला माल कर देते हैं। आखिर कैसे पहचाने वैसे स्टॉक को, और इन्हीं स्टॉक में से इसी लालच में लोग ऐसे स्टॉक में भी फंस जाते हैं जहां पे उनका कैपिटल खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज लॉयड्स स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो मूल रूप से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग करती है। दोस्तों, इनके बारे में सभी कुछ समझेंगे, जानेंगे आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बाई करना चाहिए। वो सब जानने के लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं है। अगर कोई चीज़ मेरे से छूट जाती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मेरे वीडियो पे लाइक बहुत कम मिलता है। और कुछ ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उस पर लाइक और डिसलाइक बराबर हो जाता है। तो बेशक आप डिसलाइक करिएगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का यह ब्यूटी है। जिस तरीके से मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, वैसे आपको भी अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस ट्रैक पे जा रहा हूँ। दोस्तों, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से वो वीडियो देख सकें। और आगे बात करते हैं कि ये कंपनी जो है लॉयड्स स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह मूल रूप से इक्विपमेंट सप्लाई करती है, न कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह स्टील जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी सप्लाई भी करती है, मतलब प्रोडक्शन भी करती है, कमीशनिंग भी करती है, इंस्टॉलेशन भी करती है फुल। तो ये बहुत सारे कंपनी में, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी करती है, स्टील सेक्टर की बहुत सारी बॉयलर भी बनाती है, उसकी इंस्टॉलेशन कमीशनिंग करती है। तो ये इसका मूल बिजनेस है। यह बहुत सारे इंजीनियरिंग में हो गया, फैब्रिकेशन में हो गया, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल, सब तरह के इक्विपमेंट बनाती है, बहुत तरह के इक्विपमेंट बनाती है और ये इसका मुख्य व्यवसाय है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फिनेंशियल्स की। फिनेंशियल्स में इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ है वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है। जो मेरा पहला पसंद होता है, डेट फ्री, वो डेट फ्री कंपनी है, इसलिए भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और यह 70 पैसे पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके 52 वीक हाई लो की बात करें तो इसका 84 पैसा का 52 वीक हाई है और 30 पैसा का लो है। उसके हिसाब से ये फ्राइडे को ही 52 वीक हाई टच करके शायद लो टच किया है, तो उस दिन लोअर सर्किट लग गया था। ट्रेड अच्छा खासा हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 63 करोड़ के आसपास है और इसका बुक वैल्यू जो है 1 रुपया 24 पैसे के आसपास है। इसका पी देखिएगा तो 26 है। कंपनी कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट दी है। अगर इसकी आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 3.2 है और आरओई की बात करें तो 2.66 है, जो दोनों किसी भी सूरत में इसमें निवेश करने की इजाज़त नहीं देती है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, सेल्स ग्रोथ भी निगेटिव में है। लेकिन मैं आपको सेल्स का आंकड़ा दूं कि फिनेंशियल ईयर 18-19 में जो इसका सेल्स हुआ था, उसका
97 करोड़ के आसपास का सेल्स हुआ था, जिसमें 2.88 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया था। अगर उसको ईपीएस में आप कन्वर्ट करिएगा तो मात्र 3 पैसा के आसपास इसका ईपीएस था। अब आप सोचिए कि 70 पैसा का भी शेयर है तो 3 पैसा में क्या होता है। दूसरा कि पिछले 5 साल में 2015 से पहले या 15 तक कंपनी जो है 6 पैसा के आसपास का डिविडेंड देती थी, लेकिन उसके बाद से कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड नहीं देती है और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी उसका इसी ट्रैक पे बना हुआ है। या तो होता नहीं है, होता है तो 2-3 करोड़ पूरे साल का होता है, जो किसी भी सूरत में शेयर होल्डर के लिए उपयुक्त नहीं है और सही नहीं है। अभी दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें ज़रूर सेल्स ग्रोथ हुआ है, 42.5 करोड़ का सेल्स हुआ है, लेकिन प्रॉफिट फिर देखें तो फिर 60 लाख का ही प्रॉफिट है। तो उस तरीके से इस कंपनी में नॉर्मल जो फंडामेंटल्स के आधार पर रिटर्न मिलने की संभावना है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को अपना व्यू बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं शेयर होल्डर की, उसके बाद बात करेंगे विशेष। शेयर होल्डर की बात करें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 46.12% है, जो पहले कुछ प्लेज परसेंटेज थे। कंपनी आज के डेट में कोई भी कंपनी का शेयर प्लेज नहीं है, प्रमोटर का सारा उसने रिवोक कर लिया है। तो कंपनी का कोई भी शेयर पहला बात प्लेज नहीं है, मतलब गिरवी नहीं रखा हुआ है, और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 46.12% के आसपास है। अगर अदर डीआईआई की बात करें जैसे बैंक्स हो गया, एचएनआई हो गए, तो 0.36% के आसपास की होल्डिंग उनकी है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर बात करें 0.03% की होल्डिंग उनकी भी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग जो है 53.48% के आसपास है। जो होल्डिंग है उसके आधार पे भी आप इसमें बहुत भयभीत नहीं हो सकते हैं, तो बहुत उत्साहित होकर निवेश करने की भी स्थिति होल्डिंग के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसमें नहीं है। लेकिन अब आपको बात करना चाहिए कि इसमें निवेश क्यों किया जाए। पहला बात तो उठता है कि क्यों निवेश किया जाए, तो इसका एक पैरामीटर है कि कंपनी डेट फ्री है। इस आशा के साथ आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डेट फ्री है तो कुछ हो सकता है। लेकिन पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को नहीं सुधार पाया है, कंपनी का मैनेजमेंट वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो आगे सुधार पाएगा इसकी क्या गारंटी है। और कंपनी की जो प्राइस है वो हमेशा शेयर प्राइस हमेशा ईपीएस पे तय होती है। जब ईपीएस इसका 3 पैसा रहेगा तो शेयर प्राइस कितना राइज कर जाएगा, आप ही बताइए, खुद डिसाइड करिए। बुक वैल्यू भी ₹1.26 के आसपास है। तो ये बहुत ही रिस्की है डेट फ्री होने के कारण। जो लोग इसमें फंस गए हैं और जो ऑलरेडी इसमें निवेशित हैं, उनसे मेरा अपना ओपिनियन है, अगर मैं रहता तो होल्ड करता। मेरा सलाह मत मानिएगा कोई आदमी, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जिन लोगों को इसमें निवेशित है या फंस गए हैं किसी तरह से, तो उनको ये होल्ड करना चाहिए। हो सकता है उनकी पूंजी रिकवर हो जाए, लेकिन इस प्राइस पे इसमें निवेश नहीं करना चाहिए और ऐसे शेयर से बचना चाहिए। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं कल ही पटेल इंजीनियरिंग का आज ही पटेल इंजीनियरिंग का मैंने एनालिसिस किया है, और पटेल इंजीनियरिंग मात्र 1.68 के पी पे मिल रहा है। अब आप सोचिए कि जब रिस्क ही लेना है तो पटेल इंजीनियरिंग में लेना चाहिए, रिस्क ही लेना है तो श्री इंफ्रा स्ट्रक्चर में लेना चाहिए, श्री इंफ्रा फाइनेंस में। क्यों? क्योंकि ये सब का क्वालिटी है, रिकवर होने की संभावना है, इसके पास क्षमता है रिकवर होने की। लेकिन जो कंपनी पिछले 5 साल से 10 साल से परफॉर्म नहीं की है, उसमें अचानक ऐसा क्या हो जाएगा कि परफॉर्म कर लेगा, वही मैनेजमेंट है। तो इसलिए और ऐसा प्लस रहता ही तो कंपनी का शेयर प्राइस इतना कम क्यों रहता। जब तक इसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं होते हैं तब तक इनमें निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा काम आपको सही जानकारी देना है ताकि आप फंसे नहीं और आपका पैसा सुरक्षित रहे, यही मेरा ध्येय है। आपको इतना नॉलेज हो जाए ताकि आप खुद ये डिसीजन कर सकें और किसी के बहकावे में नहीं आए, ये भी मेरा ध्येय है। इसी के साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर जरूर करिए। शेयर आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो साफ साफ परफॉर्मेंस पे दिख रहा है। और अगर
आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, बुरा लगे तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, लाइक और डिसलाइक पाना नहीं है। लेकिन उससे आपका रिएक्शन जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि आखिर मैं सही ट्रैक पे हूँ या गलत ट्रैक पे हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः एक बार इजाज़त चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।